तो आज हम बात कर रहे हैं उस वायरल इवेंट के बारे में जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया, जब मशहूर नेटफ्लिक्स शो स्क्विड गेम को एक यूट्यूबर ने असल जिंदगी में बना डाला। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल यही है कि क्या होता है जब एक यूट्यूबर 456 असली लोगों के लिए स्क्विड गेम जैसा शो रिक्रिएट करता है। और ये कोई छोटा मोटा फैन प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन था। सोच के देखिए, असली कंटेस्टेंट्स, इतनी बड़ी प्राइज मनी जो किसी की भी जिंदगी बदल दे, और बिल्कुल शो की तरह ही हाई प्रेशर चैलेंजेस। सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल सीरीज की तरह शुरू हुआ। कितने लोग? पूरे 456। एक एक कंटेस्टेंट को उस फाइनल प्राइज के लिए compete करने के लिए इकट्ठा किया गया। एक ऐसा प्राइज जो उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकता था। और दांव पर क्या लगा था? ये देखिए, पूरे $4,56,000, यानी हर एक कंटेस्टेंट के लिए $1,000। तो ये सिर्फ मस्ती मजाक के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सीरियस प्राइज जीतने का मौका था। और ये लफ्ज हैं उस इंसान के जिसने ये सब कर दिखाया, मिस्टर बीस्ट। उन्होंने साफ कहा कि स्क्विड गेम का हर एक सेट उन्होंने रियल लाइफ में बनाया है, और जो भी इन 456 लोगों में से आखिर तक टिकेगा वो पूरे $456,000 जीतेगा। उन्होंने सिर्फ गेम्स की नकल नहीं की, बल्कि पूरे सेट्स को इतनी मेहनत से बनाया ताकि एक्सपीरियंस एकदम असली शो जैसा लगे। तो सबसे पहले गेम की बात करते हैं, बिल्कुल शो की तरह। पहला गेम था रेड लाइट ग्रीन लाइट, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था कि कंटेस्टेंट्स की भीड़ को जल्द से जल्द कम करना। और इसमें यह गेम काफी हद तक सफल भी रहा। अब इसके रूल्स बड़े सीधे थे। 30 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ा मैदान पार करना था, लेकिन शर्त यह थी कि चलना सिर्फ ग्रीन लाइट पर है। जैसे ही रेड लाइट बोला जाए, आपको बुत की तरह जम जाना है। जरा सी भी हरकत हुई तो हर कंटेस्टेंट पर लगा एक छोटा सा डिवाइस फट जाता था। ये इशारा था कि आप गेम से बाहर हो गए हैं। लेकिन यहां मिस्टर बीस्ट की टीम ने एक अपना ट्विस्ट डाल दिया। एक बहुत ही चालाक चाल चली उन्होंने। वो लोग बीच बीच में रेड लाइट से ठीक पहले एक येलो लाइट भी बोल देते थे, और इस चक्कर में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स अपना बैलेंस खो बैठे और बाहर हो गए। सच में ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने गेम को और भी मुश्किल बना दिया। और इसका नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला था। सोच के देखिए, सिर्फ एक गेम के बाद 456 में से सिर्फ 232 लोग बचे थे। मतलब लगभग आधे लोग पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो गए। इससे पता चलता है कि यह चैलेंज कितना टफ था। तो पहले गेम के बाद ना पूरे कंपटीशन का माहौल ही बदल गया। अब ये सिर्फ अकेले खेलने की बात नहीं रह गई थी। अब जरूरत थी सोशल स्ट्रैटेजी की, टीम्स बनाने की, और कुछ बहुत ही मुश्किल फैसले लेने की। अगला चैलेंज था द हनीकॉम्ब चैलेंज। इसमें कंटेस्टेंट्स को 4 शेप्स में से एक शेप मिली, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार या फिर अम्ब्रेला। और उन्हें 10 मिनट के अंदर उस नाजुक सी कुकी से उस शेप को बिना तोड़े निकालना था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनको अम्ब्रेला मिला होगा उनका टेंशन लेवल क्या रहा होगा। इस मुश्किल टास्क के बाद बचे सिर्फ 142 लोग। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। जितने भी लोग बचे थे उन्हें $4,000 लेकर गेम छोड़ने का ऑफर दिया गया। कुछ लोगों ने ये ऑफर ले लिया, जिससे कंटेस्टेंट्स और भी कम हो गए, और गेम में लालच का एक नया एंगल जुड़ गया। अब जो लोग बचे थे उन्हें 10-10 की टीम्स में बंटना पड़ा, और अगला गेम था ताकत का खेल, टग ऑफ वॉर, यानी रस्साकस्सी। तो अब फोकस इंडिविजुअल स्किल्स से हटकर टीम की स्ट्रेंथ पर आ गया था। टग ऑफ वॉर में कुछ बहुत ही यादगार पल देखने को मिले। एक मैच तो इतना जबरदस्त था कि टीम्स ने खींच कर सेट ही तोड़ दिया। और एक अजीब इत्तेफाक ये भी हुआ कि शो के जो 2 मेन कैरेक्टर्स थे, नंबर 067 और 456, वो दोनों अपनी अपनी टीम के साथ बच गए, और जो टीम्स हार रही थी उन्हें नीचे एक बहुत बड़े फोम पिट में गिरा दिया जाता था। जब ये सब खत्म हुआ तो बचे थे सिर्फ 60 लोग। एक बार फिर कंटेस्टेंट्स की संख्या लगभग आधी हो गई थी। लेकिन अब कंपटीशन और भी ज्यादा साइकोलॉजिकल होने वाला था। अगला गेम था मार्बल्स का, और ये शायद इस पूरे कंपटीशन का सबसे अजीब और मुश्किल चैलेंज था। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेस्टेंट्स को उस इंसान के साथ जोड़ी बनानी पड़ी जिसके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। लेकिन नियम यह था कि दोनों में से सिर्फ एक ही आगे जा सकता था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये कहना था एक कंटेस्टेंट का जब उसे पता चला कि उसे किसके खिलाफ खेलना है। दोस्त, रूममेट्स सब अचानक एक दूसरे के सामने खड़े थे। ये मैच इतने इमोशनल थे कि
इनका असर सब पर हुआ। इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। लोगों को अपने ही दोस्तों को गेम से बाहर करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें अपने किए हुए वादे तोड़ने पड़े। ये गेम सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं था, ये विश्वास और धोखे का एक बहुत ही दर्दनाक इम्तिहान था। मार्बल्स गेम के उस इमोशनल रोलरकोस्टर के बाद अगला गेम था हिम्मत और किस्मत का, द ग्लास ब्रिज। और ये पूरे कंपटीशन का शायद सबसे ज्यादा टेंशन भरा पल था। लेकिन ग्लास ब्रिज पर जाने से ठीक पहले बचे हुए 30 लोगों को ढुधकजी का एक गेम खेलना पड़ा। ये टाइल फ्लिपिंग का एक ट्रेडिशनल कोरियन गेम है। इस गेम ने कंटेस्टेंट्स की गिनती 30 से घटाकर 16 कर दी, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी से तय हुआ कि कौन किस नंबर पर ब्रिज क्रॉस करेगा। और इस गेम में पहले जाना मतलब सबसे बड़ा नुकसान। ब्रिज पर जो हुआ वो एकदम फिल्म जैसा ड्रामा था। जैसे जैसे लोग गिरते गए, टेंशन बढ़ता गया। एक टाइम तो ऐसा आया कि प्लेयर्स ने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया, और इसमें बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद हो गया। आखिर में जब सिर्फ 1 मिनट बचा था, तब फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन सबके लिए वक्त काफी नहीं था। जैसे ही टाइमर 0 हुआ, जो लोग ब्रिज पर ही थे वो सब एलिमिनेट हो गए। ग्लास ब्रिज के उस पूरे केओस के बाद 456 लोगों में से बचे थे सिर्फ 6। ये आखिरी 6 लोग थे। ये आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे, 456,000 के ग्रैंड प्राइज से बस एक गेम दूर। तो अब बारी थी आखिरी मुकाबले की, फाइनल शोडाउन। 6 फाइनलिस्ट एक आखिरी गेम के लिए इकट्ठा हुए, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर विनर कौन बनेगा। यहां पर ओरिजिनल शो से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। ओरिजिनल सीरीज का फिनाले एक वायलेंट कोरियन गेम था जिसका नाम ही स्क्विड गेम था। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने एक ऐसा गेम चुना जिसे पूरी दुनिया जानती है, म्यूजिकल चेयर्स। ये एक प्रैक्टिकल चॉइस थी। इसमें हिंसा नहीं थी और इसके नियम किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं थी। जब लोगों से पूछा गया कि स्क्विड गेम कैसे खेलते हैं, तो किसी को नहीं पता था। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे फिक्शन को रियल वर्ल्ड के हिसाब से बदलना पड़ता है। म्यूजिकल चेयर्स के एक टेंशन भरे फाइनल राउंड के बाद एक विनर चुना गया, और ये पूरा इवेंट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक ऐसी काल्पनिक कहानी को, जो एक बुरे भविष्य को दिखाती है, हम सच में एक रियल हाई स्टेक्स एंटरटेनमेंट शो बना देते हैं, तो ये हमारे एंटरटेनमेंट के बारे में क्या बताता है? ये उन हदों के बारे में क्या बताता है जिन्हें हम पार करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन और रियलिटी के बीच की लकीर अब धीरे धीरे मिटती जा रही है।